Good morning, students. Students, as you know, we have started the chapter number 22. Okay, that is our government. ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर अवर गवर्नमेंट। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने इसमें डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था किसके बारे में, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था इसमें पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के बाद हमने किया था प्रेसिडेंट के बारे में। देन आफ्टर दैट हमने 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पढ़े थे, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद हमने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने किया था जुडिशरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारा जो है हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है। यूनियन गवर्नमेंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल की गवर्नमेंट, सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, हमने पार्लियामेंट का पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के कितने हाउसेस हैं। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं। ठीक है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड पार्लियामेंट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्लियामेंट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। और इन द सेम वे जो हेड ऑफ द कंट्री है वो कौन होता है, हेड ऑफ द कंट्री भी कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं फॉर द टर्म ऑफ 5 years। प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है, जो टर्म होता है, टाइम पीरियड कितने साल का होता है, वो होता है 5 years का। ठीक है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द कंट्री होता है, हेड ऑफ द पार्लियामेंट होता है एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द नेशंस आर्म्ड फोर्सेस। हमारी जो आर्मी है, हमारी जो नेशन की आर्मी है, उनका जो हेड होता है वो भी कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, एंड जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, वो अपॉइंट करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, जैसे हमने 2 हाउसेस पढ़े थे, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा जो था ये कौन सा हाउस था, लोअर हाउस। एंड राज्यसभा कौन सा हाउस था, अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस था। ठीक है, उसके बाद जो मेंबर्स हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर्स जो है वो लोकसभा में होते हैं। एंड राज्यसभा में कितने होते हैं, 250 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है ना, 12 को कौन नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, प्रेसिडेंट। और जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं इनको कौन इलेक्ट करता है, ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल। जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ठीक है, उसके बाद जो मेंबर्स, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। यही पढ़ा था कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से वो क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपना एक लीडर इलेक्ट करती है। क्या करती है, अपना एक लीडर इलेक्ट करती है। और वो लीडर जो है, उस लीडर को प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है एज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की
कंसेंट से, प्राइम मिनिस्टर की सलाह से फिर बाकी की जो काउंसिल है मिनिस्टर्स की वो अपॉइंट की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन आता है, जैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रेलवे का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, लॉ का डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एक एक मिनिस्टर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और वो जो मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है वो क्या होता है, उस फील्ड में, उस फील्ड का वो क्या होता है, मास्टर होता है। ठीक है ना, उस फील्ड की उसको नॉलेज होती है। जैसे जो एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए जो मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा और जिसको हम एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं, तो उसको एजुकेशन के बारे में पूरी नॉलेज होगी। ठीक है ना, दैट्स वाई वो क्या करता है, उस डिपार्टमेंट को वो अच्छे से चला पाएगा। ठीक है, उसको क्या होगी, उसकी नॉलेज होगी। ठीक है, और जैसे लॉ का कोई मिनिस्टर अपॉइंट किया तो वो क्या होगा, उसे लॉ के बारे में पूरी नॉलेज होगी, इसीलिए फिर उसे लॉ का डिपार्टमेंट दिया जाएगा एंड ही इज नोन एज द लॉ मिनिस्टर। ठीक है, इन द सेम वे फाइनेंस मिनिस्टर, इन द सेम वे रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी जो हैं सभी को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद ये आ गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी राज्यसभा की। तो राज्यसभा क्या है, ये अपर हाउस है और इसको क्या बोला जाता है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और यहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो, उनको कौन इलेक्ट करता है, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो बाय द प्रेसिडेंट, उनको प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट करता है। ठीक है ना, ऑन द बेसिस, वो किस बेसिस पे उनको इलेक्ट करता है, उनकी जो एक्सपर्टाइज के बेसिस पे, वो किस फील्ड में वो एक्सपर्ट है, साइंस के फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई लिटरेचर के फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई आर्ट के फील्ड में एक्सपर्ट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है, उन बेसिस पे उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जो मेंबर्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इन मेंबर्स को, ये जो 12 मेंबर्स होते हैं इनको नॉमिनेटेड मेंबर्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इनको नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है बोला जाता है। ठीक है, और जो बाकी के जो मेंबर्स होते हैं इनको कौन इलेक्ट करता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी पढ़ा था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे होती है। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा होती है ये क्या होती है, ये परमानेंट हाउस है। ये क्या है, परमानेंट हाउस है, मतलब ये इसको कोई भी सेशन के दौरान डिसॉल्व नहीं कर सकता। जैसे 5 साल का सेशन, 5 साल जो है, जैसे ये मेंबर्स जो होते हैं 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, तो 5 साल का टर्म पूरा होने से पहले जो है किसी भी मेंबर को जो है उनकी पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, जबकि लोकसभा जो होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट को जो है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, 5 साल से पहले दोबारा इलेक्शंस करवा सकता है। ठीक है ना, जितने भी मिनिस्टर्स हैं अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो उनको उनकी डिपार्टमेंट से, उनको उनके पोस्ट से हटा सकता है। ठीक है ना, अगर उनका काम प्रेसिडेंट को अच्छा ना लगे तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उनको उनके डिपार्टमेंट से हटा के दोबारा से इलेक्शन करा के उनकी जगह पे नया मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास जो है ये पावर होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास क्या, कौन कौन सी पावर होती है, एक तो ये पावर होगी कि वो डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट हाउस को। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर सकता है, उसके बाद वो इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है ना, स्टेट में क्या कर सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है। और इमरजेंसी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि हमारे जितने भी राइट्स हैं, जितने भी अधिकार जिनको हम बोलते हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। हमारे पास कोई राइट नहीं रहता, सिर्फ 2 राइट्स रहते हैं हमारे पास, उस टाइम सिर्फ 2 राइट्स रहते हैं, और वो होता है राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ। हमारे पास हमारी एक लाइफ का राइट होता है और दूसरा हमारी लिबर्टी का राइट जो होता है, ये हमारे पास रहते हैं। बाकी के जितने भी राइट्स हैं वो सारे हमारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कल पढ़ा था
स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि सेंटर की गवर्नमेंट होती है, वैसे ही स्टेट में भी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ये किसको आंसरेबल होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री की एक ही है, पूरी कंट्री की एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है। बट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हर स्टेट की अपनी अपनी अलग गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर स्टेट की अलग होती है, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। यही किया था हमने। तो स्टेट गवर्नमेंट भी सेम किसकी तरह होती है, यूनियन गवर्नमेंट की तरह, ठीक है ना। जैसे जो हमारा पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज हैं, वैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट है, जब इस स्टेट की बात की जाए तो हमारे स्टेट में भी कितने होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं। हर स्टेट में कितने हाउसेज होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं, ठीक है। वन इज द लेजिस्लेटिव असेंबली, and second one is the लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। जैसे वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे एक लोअर हाउस होता है और एक अपर हाउस होता है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, एक लोअर हाउस होता है और एक अपर हाउस होता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ये क्या होता है, ये लोअर हाउस होता है और ये क्या होती है, अपर हाउस होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे क्या होती हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होती हैं, ठीक है ना। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसकी सीट्स कितनी होती हैं, 40 to 500 के बीच में, कितनी होती है, 40 to 500 के बीच में जो होती है इनकी सीट्स होती हैं। और ये भी कितने ईयर्स के लिए होती है, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। कितने ईयर्स के लिए होती है, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका काम क्या है, इसका काम है मेक लॉज फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए कानून बनाना, ये किसका काम है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। किसका काम है ये, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। सेम आ गया यूनियन गवर्नमेंट की तरह। जिस तरह से सेंटर में क्या होता है, हमारे पास प्रेसिडेंट होता है ना, कल हमने किया था कि जिस तरह से सेंटर में हमारे पास प्रेसिडेंट होता है, तो स्टेट में हमारे पास कौन होता है, गवर्नर। कौन होता है, गवर्नर। और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। कौन करता है अपॉइंट, प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, जो इंडिया का चीफ जस्टिस होता है, ठीक है ना। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। लेकिन गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है कि जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो अपना लीडर इलेक्ट करती है, वैसे ही स्टेट में भी ऐसा ही होता है कि जो पार्टी जो है वो मेजोरिटी में होगी वो क्या करती है, अपना एक लीडर इलेक्ट करती है, ठीक है ना। और गवर्नर क्या करता है, उस लीडर को अपॉइंट करता है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वहां पे कौन अपॉइंट करता था, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। और यहाँ पे कौन अपॉइंट करता है, स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करता है उस लीडर को एज द चीफ मिनिस्टर। और फिर चीफ मिनिस्टर बताता है कि मुझे किस पर्सन को एजुकेशन का डिपार्टमेंट देना। मतलब यहाँ पे भी फिर क्या बनाई जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है। किसकी एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट गवर्नर करता है, लेकिन बताता कौन है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। वहां पे कौन बताता था, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे कौन बताता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और फिर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये दोनों मिलके क्या करते हैं, स्टेट को चलाते हैं। क्या करते हैं, स्टेट को चलाते हैं, ठीक है। काम दोनों का, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का सेम ही है, ठीक है। बट एक जो है वो हाई लेवल पे आ जाती है और दूसरी क्या है, वो लो लेवल पे आ जाती है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हर स्टेट के लिए सेम होगी, बट
स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी अपनी होगी, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो उसको उस काम के लिए किसी को भी आंसर नहीं देना है, ठीक है ना। आंसरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट किसको है? सिर्फ सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के सिटीजन है वो सिर्फ उनको जवाब देगी। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जब भी कोई डिसीजन लेना है, जब भी कोई लॉ बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसे किससे पूछना पड़ेगा? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी, दैट्स वाई स्टेट गवर्नमेंट फिर आगे फर्दर काम कर सकती है। अदरवाइज उसको चेंज करना पड़ता है कि नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो स्टेट में, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट वो काम नहीं कर सकती, ठीक है ना। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसको आंसरेबल होती है? यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये हमने किया था स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद हमने किया था जुडिशरी का, ठीक है। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी किससे रिलेटेड होती है? ये होती है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड होती है हमारी जुडिशरी। किससे रिलेटेड होती है? लॉ एंड ऑर्डर से। और जो इंडिया की जुडिशरी है ये क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब कि ये किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लेती है। ये जो भी डिसीजन लेती है वो अपनी मर्जी से लेती है, सही और गलत को देख के डिसीजन लेती है, ना कि किसी के कहने पे डिसीजन लेती है, ठीक है ना। सबसे सुप्रीम है जुडिशरी जो है, वो सबसे सुप्रीम है हमारी कंट्री में, इंडिया में जुडिशरी जो है सबसे सुप्रीम है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करती है? जस्टिस करती है। और जो जुडिशरी होती है इसके लिए कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था कि चाहे कोई लीडर है, चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई मिडिल क्लास का पर्सन है, लेकिन अगर जो है क्राइम लीडर या एक्टर ने किया है तो उसके लिए पनिशमेंट मिडिल क्लास को नहीं मिलेगी, वो उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने वो क्राइम किया है। क्योंकि जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है, और उसके लिए सभी क्या है? बराबर है। उसके लिए कोई लीडर नहीं, कोई एक्टर नहीं, कोई मिडिल क्लास का नहीं, उसके लिए सब एक ह्यूमंस है। क्या है? सभी उसके लिए ह्यूमन है, और सभी के लिए लॉ क्या है? बराबर है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, उसको वेरियस लेवल्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता था? सबसे पहले हमारे पास आता था लोक अदालत। क्या आती थी? लोक अदालत आती है, ठीक है। लोक अदालत के बाद क्या आती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद क्या आता है? हाई कोर्ट्स आते हैं। उसके बाद क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। लोक अदालत ये क्या? हाँ, ये विलेज लेवल पे है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। हाई कोर्ट्स जो होते हैं ये स्टेट लेवल पे होते हैं, और ये तो फिर नेशनल लेवल पे आ गए, ठीक है ना। कि जब भी कोई केस है सबसे पहले कहाँ जाता है? लोक अदालत में जाएगा। अगर तो हम वहाँ पे सेटिस्फाइड हो गए तो ठीक है, हम घर आ जाएंगे, नहीं हुए तो हम आगे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट होता है वहाँ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर वहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए फिर आगे हाई कोर्ट में जाते हैं, और अगर हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए फिर हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये क्या है? हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी जो है वो किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। किसको बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो सबको मानना पड़ता है, फिर चाहे वो लोक अदालत है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो कोई भी है,
हर एक पर्सन, सभी को जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो मानना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो इंडिया की जुडिशरी है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। ठीक है, जितने भी केसेस हैं, चाहे वो सिविल केसेस हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हैं, उनको सॉल्व करना। ठीक है, और अगर जो भी उसके लिए जो एक्यूज पाया जाता है उसको क्या करना? पनिशमेंट देना। ठीक है ना, जिसने भी गलत किया है उसको पनिशमेंट देना और सही को सही बताना। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो सही है उसको पनिशमेंट दे दी और दूसरे को छोड़, गलत जिसने गलत किया उसको छोड़ दिया, नहीं, जो सही है उसको वो माफ़ कर दिया जाता है और जो गलत है उसको पनिशमेंट दी जाती है। ये काम किसका है? जुडिशरी का। ठीक है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो पावर में कब आया था? हमने कल पढ़ा था पावर में कब आया था वो 28 जनवरी 1950 में। ठीक है ना, जुडिशरी कब आई थी पावर? उससे पहले जुडिशरी नहीं थी हमारे इंडिया में, तो ये पावर में कब आई थी? 28 जनवरी 1950 में। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 2 दिन के बाद जो है हमारी जुडिशरी भी पावर में आई थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जो है जुडिशरी। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? यूनियन गवर्नमेंट हमने पढ़ी, पार्लियामेंट के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ा, लोकसभा राज्यसभा का पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट का पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट के 2 हाउसेस का, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी पढ़ा, उसके बाद जुडिशरी का भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज हम जो है आज हम स्टार्ट करेंगे आज हम करेंगे अवर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। हिंदी में क्या बोला जाता है? मौलिक अधिकार। मौलिक मतलब बेसिक, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम जो है आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं? ठीक है, हमारे बेसिक राइट्स कौन कौन से हैं? तो ये जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये हमें मिले कहाँ से हैं? ये हमें किसने दिए हैं? ये दिए हैं हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें क्या हुआ था कि इंडिया के हर एक सिटीजन को कुछ राइट्स जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है ना, कुछ अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके कुछ राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा राइट आता है वो हमें जो राइट है वो क्या है? राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहले हमारा राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है ना, तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? जैसे हमने अभी जुडिशरी की बात की कि जो जुडिशरी है उसके लिए सभी क्या है? इक्वल है, बराबर है। ठीक है ना, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। अगर जो जुडिशरी है अगर वो ही ऐसे डिफ्रेंसिएशन करने लगे, डिस्क्रिमिनेट करने लगे कि हाँ ये तो गरीब है, चल इसको हम पनिशमेंट ही दे देते हैं, ठीक है, ये अमीर है, इसके पास ज़्यादा मनी है, तो इसको क्या करें हम, जो इसका केस है इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको फ्री कर देते हैं। अगर जुडिशरी ऐसा करने लगे तो क्या जस्टिस होगा? नहीं होगा। तब तो सिर्फ जो अमीर लोग हैं वही कोर्ट में जाएंगे, गरीब लोग कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे फेवर में तो डिसीजन आना ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन को ये राइट दिया है कि वो क्या है? इक्वल है, वो कानून के लिए क्या है? इक्वल है। ठीक है ना, तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? ऑल द सिटीजन्स आर
इक्वल बिफोर लॉ, कि कानून की नज़र में जो है सभी सिटीजन्स क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जो एक बार कोर्ट में पहुंच गया वो क्या है, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है ना, जुडिशरी जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो कभी ये चीज़ नहीं देख सकती कि हाँ ये अमीर है या ये गरीब है, इसके लिए ये डिसीजन लेना है, इसलिए ये डिसीजन लेना है, नहीं। उसके लिए सभी बराबर हैं और उसको क्या करना है, सिर्फ सही और गलत को देख के चलना है। ठीक है, इसीलिए हमारा पहला राइट क्या है कि हमें इक्वालिटी है, हम लोगों को क्या है, इक्वालिटी है। ठीक है ना, बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में हम सब क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड राइट आ जाता है, दैट इज द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम क्या होती है, आज़ादी। क्या होती है फ्रीडम, आज़ादी। ठीक है ना, कि हमें किसका, आज़ादी का भी हमें अधिकार है। ठीक है ना, तो इस राइट का मतलब क्या है, इस राइट का मतलब ये, राइट टू फ्रीडम का मतलब ये है कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपने थॉट्स को जो है, उनके जो विचार हैं वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो दूसरों को अपने थॉट्स बता सकते हैं। ठीक है ना, कि वो कैसा सोचते हैं, कैसा नहीं सोचते हैं, वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली जो है वो घूम सकते हैं, बिना किसी डर के जो है घूम सकते हैं। ठीक है, और कंट्री के किसी भी पार्ट में, मतलब कंट्री में कहीं भी अगर वो चाहें तो वो रह सकते हैं, है ना, वो क्या है, उनको आज़ादी है, कोई उनको नहीं रोकेगा। ठीक है, अब जैसे अभी पिछले दिनों हुआ था ये जो किसान बिल आए थे, ठीक है ना, फॉर्म लॉज आए थे, तो अगर हमें फ्रीडम नहीं होती, अगर हमें अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं होती, तो क्या ये जो किसान इतने टाइम तक इन्होंने धरने वगैरह किए, तो क्या ये कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तब तो इनको पहले दिन ही क्या कर दिया जाना था, यहाँ से भगा दिया जाना था, उठा दिया जाना था कि हाँ नहीं आप नहीं कर सकते, आपको राइट नहीं है। लेकिन हमें ये राइट है, तो इन्होंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया कि नहीं ये ठीक नहीं है, हम इनको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम थी, किसानों के पास फ्रीडम थी, तो वो क्या हुआ, वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, वो जितने दिन तक उन्होंने चाहा वो उतने दिन तक वो प्रोटेस्ट करते रहे, जब तक कि वो बिल जो है वो गवर्नमेंट ने वापस नहीं लिए। तो ये क्या था, उनको फ्रीडम थी। ठीक है ना, क्या थी, उनको फ्रीडम थी, उनके पास राइट था कि वो क्या कर सकते हैं, अपने जो उनके जो विचार है, उनके जो थॉट्स हैं, उनको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सही को सही बोल सकते हैं, गलत को जो उनको गलत लगता है। हमारे इंडिया में क्या है कि हमें अगर कोई चीज़ गलत लगती है तो हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि नहीं आपका ये जो डिसीजन है हमें मंजूर नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे, हमारे पास राइट है। बहुत से कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसे सब लोगों को मानना पड़ता है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, लेकिन सब लोगों को मानना पड़ता है, तो वो क्या आ जाती है, वो डिक्टेटरशिप आ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए हमें क्या है, अगर हमारे लिए कोई डिसीजन सही नहीं है तो हम उसको नहीं मानते। ठीक है ना, तो वो आ जाता है राइट टू फ्रीडम में। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि राइट टू फ्रीडम का मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीली कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना। अब अगर हमारे पास फ्रीडम ना हो तो हम क्या कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं, नहीं, हम कहीं नहीं जा सकेंगे। अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो हमें रोका जाएगा कि नहीं आप यहाँ पे कैसे आ गए, आप तो उस स्टेट के हो। पर ऐसा नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी स्टेट में जो है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे रह सकते हैं, ये सब क्या है, हमें फ्रीडम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड आ जाता है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन होती है
शोषण, कि अगर कोई हमारा शोषण कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ बोल सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ हम कुछ नहीं बोल सकते, हम चुपचाप जो है बर्दाश्त करते रहेंगे, नहीं। अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ये हमें क्या है, राइट है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, फोर्स्ड लेबर को बैन किया है। ठीक है ना, बैंड फोर्स्ड लेबर, बैंड फोर्स्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी काइंड। फोर्स्ड लेबर मतलब, फोर्स्ड लेबर होती है कि कोई भी जबरदस्ती आपसे मजदूरी नहीं करा सकता कि हाँ नहीं आपको करनी ही करनी, नहीं। अगर आपका मन है तो आप करोगे, नहीं है तो वो चीज बैन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने वो चीज बैन की है कि कोई भी आपसे जबरदस्ती लेबर नहीं करवा सकता, कोई भी जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकता। ठीक है, और अगर कोई जबरदस्ती आपसे कोई किसी तरह का भी कोई लेबर वर्क करवाता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो, उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो जब किसी भी टाइप की अगर आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होती है, कोई आपका शोषण करता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठा सकते हो, उसके अगेंस्ट जो है वो कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो हमारा हमें कौन सा राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि अगर कोई भी हमारे साथ किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो हम क्या कर, हमारे पास ये राइट है कि हम क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ जो है मतलब उसको हम रोक सकते हैं। कोई भी जबरदस्ती हमसे कोई भी काम नहीं करवा सकता, बिना हमारी मर्जी के कोई भी हमसे किसी भी तरह का काम जो है वो नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो ये आ गया थर्ड राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद हमारे पास फोर्थ राइट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या राइट दिया है, कि हमें क्या है, आज़ादी है। किस चीज़ की, अपने धर्म का प्रचार करने की। ठीक है, किसी भी धर्म को अपनाने की। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमें ये राइट मिला है कि हम दूसरों के रिलीजन को क्रिटिसाइज करेंगे, उसके बारे में बुरा भला बोलेंगे, नहीं। उस चीज़ का राइट नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, बट आपको ये राइट है कि आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो, कोई भी रिलीजन